लाख तूफान आए पैर जमाए रखिएगा, लाख आंधी आए सिर उठाए रखिएगा। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं आता मेरे दोस्तों, बर्फ जमने का तो इंतजार किए रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेपी व्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और आप लोगों को आज फिर से मैं परसेंटेज की 5वीं क्लास लेके आ रहा हूँ लगातार। सोचा होगा कि अरे 2 दिन में जोश खत्म हो जाएगा। मैं जो कमिटमेंट कर दिया था ना कि वादा कर रहा हूँ पूरी मैथमेटिक्स कराऊंगा तो कराऊंगा। और आपको एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं ही खुद ही मैं जो रीजनिंग के टफेस्ट पोर्शन है उनका बहुत ही ज़्यादा जो चैप्टर जो टफ लगते हैं बच्चों को, उन चैप्टर को जो टफ है उनको मैं लेके आऊँगा और उनको बहुत सरल सहज तरीके से अपने तरीके से जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको बताऊँगा। आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप लोग कोई कहेगा एमटीएस के क्वेश्चनों को बोल एमटीएस दी, इसीलिए मैंने सीजीएल सीएचएसएल किसी भी परीक्षा में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा वो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो परसेंटेज के मैंने 120 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें से लगभग 70% हो चुकी है। और अब ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास में लगभग आप देखते हैं एक शब्द भी बोलता हूँ मैं क्लास में नहीं बोलता हूँ, आता हूँ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और नए तरीके से क्लास जैसे भी हो रहा है जितना अपग्रेड कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ अपने आप को। बाकी जितना प्यार आप लोग देंगे उतने ही बोर्ड चेंज होंगे, मार्कर चेंज होगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी मेरे पास जितना है उतना मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब ये आपकी ड्यूटी है कि अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे पूरे जीवन भर। जिंदगी में एक बार मौका मिलता है सही से। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये लास्ट अटैम्प्ट है आप लोगों का। इसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2021 लागू हो जाएगा, उसके बाद आपको और मुश्किल पड़ जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों ये मौका सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020 और एमटीएस 2021 के लिए है। आप इसको कर ले आराम से, तैयारी पूरी करें प्रॉपर तरीके से। आपको जहाँ दिक्कत है, आपको जीएस में दिक्कत हो रही, कौन से पोर्शन में दिक्कत हो रही, टॉपिक बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आपको जिस तरीके से चीज़ें चाहिए, आपको अगर मान लो जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तो आप कहिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। आप कहें सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल याद करने के तरीके बताइए, आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आप अपनी तैयारी में किसी चीज़ से भी कहें, क्योंकि देखो एक जो कंपटीशन का स्टूडेंट रहता है ना वो ओवरऑल हर सब्जेक्ट में उसकी महारत रहती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप हमको बोलें। कहें कि सर आप हमको इस चीज़ पे टॉपिक पे बताइए, मैं गारंटी दे। इंग्लिश के लिए भी बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखो मैं आपको बताऊं इंग्लिश का ऐसा सिस्टम है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे नरेशन हुआ, एक्टिव पैसिव हुए, इनको तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में आ सकती हैं, लेकिन मैं जो डिलीवरी तरीका है उसका इंग्लिश का वो शायद ना कर पाऊँ उतना अच्छा। लेकिन मैं तो वो बाकी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन प्रीपोजिशन वगैरह हुई, इनको मैं बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। कंजक्शन वगैरह हुई, नाउन प्रोनाउन बनाने को तो सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा बेस्ट है, जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ वो यही सब है। रीजनिंग हुई, मैथ हुई, इंग्लिश की भी चीज़ें कोशिश करेंगे। और जीएस में आपको जो दिक्कत हो, बेसिकली मैंने जीएस वर्ल्ड 2 से कोचिंग की हुई है आईएएस की, ठीक है। तो जिनको भी लगता है हवा हवाई है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरा जब भी रिजल्ट देखते होंगे तो मार्क्स देखते होंगे जीएस में ठीक ठाक ही आते हैं ऊपर वाले की कृपा से। तो मुझे जीएस में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा सकता हूँ किस में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह कम आती है मेरे रूम में, चीज़ें ऐसी हैं कि उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन कोशिश मैं यही करता हूँ कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना बेस्ट दे रहा हूँ जैसे भी हो सकता है। मेन चीज़ आपका बोर्ड समझ में आए। और थोड़ा सा ना रिक्वेस्ट, ये 360 पे चलाना बंद कीजिए, 480 पे चलाइए ताकि थोड़ा बहुत साफ दिखे आपको। अब मैं जितना हो सकता है 6-6, 7-7, 8-8 जीबी की वीडियो, 10-10 जीबी की वीडियो डल रही है। आप अगर उसको भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो वो आपकी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा दुनिया भर की चीज़ें जो आप देखते हैं उनको देखना बंद करें। जो पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें हैं, एक 6 महीने कमर कस लो, मात्र 6 महीने, ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी।
पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। 6 महीने कमर कस लो। रिजल्ट्स भी आने चालू हो गए हैं, 2019 MTS का भी रिजल्ट आने वाला है, फाइनल 5 मार्च को आ जाएगा। उसके बारे में भी मैं बताया हूँ, मैं भी उसमें एलिजिबल हूँ। अगर अच्छा रहा तो आप लोगों के सामने अपनी खुशी जाहिर करूँगा सामने, ठीक है। तो देर ना करते हुए चल अपना जो भी है शुरू करते हैं। और आपसे फिर से कहें कि जितने बच्चे भी आएँ प्रेजेंटी लगाएं, प्रेजेंटी में नाम डालें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सीरियस हैं। केवल हवा हवाई है, पहली क्लास थोड़ा सा देखा बस जयराम जी की, कुछ नहीं है। अरे बोले तुम थे, आप लोगों ने बोला था ना मुझसे कि सर मुझे सिखाइए। अब मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोग का रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा जो काम है, मैंने जो कमिटमेंट की थी, मैं अपने से नहीं मुकर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो आप दुनिया भर में जो भी टाइम वेस्ट करना है करेंगे। बाद में रोएंगे कि नौकरी नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है। वो हमें हमेशा नहीं बोलता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझे साथियों, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि चलो ठीक है, सब हवा हवाई है, तो ठीक है। बाकी मेरा जो काम है, मैं इतना गजब क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। मतलब सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन इतना बड़ा लिखता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन 3 लाइन का, 2 लाइन का। यही कंपटीशन है। हर क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाना किस टाइप से, देखो 2 प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक तो होता है तरीका कि पेपर जब आप लोग देते हैं तो एक तो टीचिंग वाला मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड, जो आपको ज़्यादातर सिखाया जाता है कि एक्स मानो, वाई मानो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तब एक होता है एक्चुअली कंपटीशन वाला मेथड, जिसमें आप लोग वो चीज़ें स्किप करते हैं जो आपकी अननेसेसरी हैं। जैसे मान लो 25% आया तो आप डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे, 25%, और फिर उसको 25/100 करके फिर काट के ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा आपको। समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखे। देखो पेपर के जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, प्रीलिम्स के, प्री के, उसको ना आता 90% बच्चे ना बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको 2-3 घंटे का टाइम मिल जाए। लेकिन 1 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर एक्यूरेसी के साथ और नंबर इतने ज़्यादा लाने हैं। अभी मेरा CGL में 173 नंबर है और CHSL में 165 आया है। तो एक क्वेश्चन आप अंदाज़ा लगा लें कि लगभग लगभग 80+ क्वेश्चन सही हैं। 85 है, एक में 86 है, एक में 80। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आप के क्वेश्चन जो हो ना, उनको तरीका, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। मैं आपको बहुत, ये क्लास केवल मात्र क्लास ही नहीं है, आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप लोग उस चीज़ को अपने आप में अप्लाई करें। आप पेपर का दिन का देखो, सही तैयारी पूरी दुनिया कर रही है। भारत का प्रत्येक स्टूडेंट सही तैयारी कर रहा है, लेकिन सटीक तैयारी वही कर रहा है जिसको सिलेक्शन लेना है। सही सब करते हैं, लेकिन सटीक वही करते हैं जिनको सिलेक्शन लेना है। तो आपकी मर्जी है, आप सही करना चाहते हैं या सटीक करना चाहते हैं। मेरा तरीका सटीक का है, सही का आप ढूंढ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप देखिए नया टॉपिक है थोड़ा सा उसी का, परसेंटेज का। 5वीं क्लास है, आप समझ रहे होंगे। आगे प्रेजेंटी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाइयों। आप प्लीज़ शेयर करा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। हवा हवाई मत बनाएं, नोट्स बनाएं। आप लोग जिस दिन नोट्स बनाएंगे ना, परसेंटेज के जितने भी मैंने पढ़ा है उसको एक एक क्वेश्चन को लिखें ना, उसके बाद उन क्वेश्चनों का रिवीजन करें और फिर पेपर में लगाएं। फिर देखें आपको क्या मज़ा आता है। फ्रैक्शनल वैल्यू के ऊपर मैंने क्या नहीं बताया, कौन सी, अगर मेरे बच्चे, अगर जो भी मेरा पढ़ रहे होंगे ना, उनको फ्रैक्शनल वैल्यू हवा में आ रही होगी, हवा में उड़ रहे होंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आएगी। इतनी जल्दी तरीके से चीज़ें सिखा दी हैं मैंने, और आपको ऐसे ही सीखना है। बाकी आगे शुरू करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर दिया तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर बताइए। आयकर को मान लो मैंने बोला इनकम टैक्स, इनकम टैक्स उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 19% की। तो जो जो कुल आय है, नेट इनकम में क्या हो गया है? 1% की कमी हो गई है, 1% की कमी हो गई है। तो क्या आएगा? इनकम टैक्स बटे नेट इनकम क्या आ जाएगी? 1/19 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स, यहाँ इनकम लिखेंगे, नेट इनकम, तो यहाँ टोटल इनकम लिखेंगे, टोटल इनकम।
अब देखो, अगर नेट इनकम 19 है, इनकम टैक्स 1 है, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 20। अब पूछा है दर, पूछी आयकर की दर, तो कितनी दर है? 1/20 गुणित 100। पाँच % है कोई क्वेश्चन में? तरीका देखो आप, कुछ भी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में तरीका दिया है। इनकम टैक्स का 19%, नेट इनकम का 1%, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो निकाल लिया। इनकम टैक्स 1 है, नेट इनकम उनके 19 है, टोटल इनकम कितनी होगी? 20 होगी। तो अब उसमें दर निकालिए, तो 1/120, 1/20 गुणित 100, 5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम यही क्वेश्चन पहले बताया, उसमें परसेंटेज चेंज था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, वही क्वेश्चन है। उसी तरीके से इसको करेंगे। आयकर में कितने % की वृद्धि हुई? इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स लिखो, इसमें कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? 21% का, इक्वल टोटल इनकम, कुल आय मतलब टोटल इनकम, टोटल इनकम में कितने % की कमी हुई? 4% की कमी हुई। कुछ नहीं करना, इसके बटे इसकी कर दो, इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम कर दो, कितना बचेगा? आईटी मतलब इनकम टैक्स, टीआई मतलब टोटल इनकम, 4/21। खत्म सवाल, कुछ नहीं बचा सवाल में। अब यहां लिखो इनकम टैक्स, यहां लिखो टोटल इनकम, यहां लिखो इनकम। तो इनकम टैक्स कितना है? 4, टोटल इनकम कितनी है? 21। तो इनकम पूरी कितनी हुई होगी? 25। तो कितने % हुई? दर क्या होगी? 4/25 गुणित 100 होगी कि नहीं? 25 चौके 100, तो दर क्या आ जाएगी? 16%। एक सवाल के 2 तरीके बताता हूँ, सेम लैंग्वेज में बताता हूँ। अभी भी समझ में ना आए तो भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ें बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगी। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत कराने और क्लास बड़ी हो जाएगी, लंबी खिंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में % त्रुटि कितनी है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। उसमें किसी में लिखा रहता है कि इतने से गुणा करने पर बजाय उतने से भाग कर दिया, ये सेम उल्टा ही लिख दिया है। इसमें गुणा कर दिया मैंने, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसके 2 तरीके हैं, एक सिंपल तरीका है, एक ट्रेडिशनल तरीका है। पहले ट्रेडिशनल बताएंगे क्योंकि ट्रेडिशनल ये तरीका जो है इसका वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा समझ में आता है। कोशिश करते हैं आपको जैसे समझा सकें हम। अब देखो, माना कोई एक्स संख्या मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स तुमने संख्या मान ली। अब उसमें क्या लिखा? को 5/3 से गुणा कर दिया, 5/3 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कहा कि एक्स थी फिर संख्या, उसमें 3/5 से गुणा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछा कि कितने % की त्रुटि हुई, तो परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए इसमें से इसका अंतर निकालते हैं, यानी इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 5x/3 माइनस 3x/5, अंतर क्या आएगा? एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 25x माइनस 9x यानी 16x/15 अंतर आ जाएगा। अब परसेंटेज त्रुटि क्या होती है? परसेंटेज त्रुटि क्या होती है मैंने हम बताई थी कि जो 16x/15 अपॉन 5x/3 गुणित 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 5 बार कट जाएगा ये, तो 16x/25x गुणित 100, x से x कट जाएगा, 25 से 4 बार, यानी 64% की कमी हो गई, त्रुटि हो गई 64% की। एक तो तरीका ये है x मान के, ठीक है, और दूसरा तरीका जो मेरा तरीका है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐसे सवालों को उस तरीके से डील करो।
तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका ऐसा हो गया। देखो अभी जो दूसरा तरीका है, जो मेरा वाला तरीका है, उसको देखो, रुको एक सेकंड। जैसे मान लो संख्या मैंने मान ली 3 और 5 है, तो एलसीएम टाइप की संख्या मान लो संख्या मैंने 15 मानी, ठीक है। अगर 15 को 5/3 से गुणा किया जाए अगर, तो पहली संख्या क्या आएगी, 25 आएगी जब इसमें 5/3 से गुणा करेंगे। और 15 को अगर 3/5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 9 आएगी। पहले 25 थी, अब 9 होगी। परसेंटेज त्रुटि क्या होगी, 16/25 गुणित 100, 25 चौके 100, 64% की त्रुटि होगी। अब समझ सकते हैं आप, तरीका अपने हिसाब से देख लें जो आपको पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस उसमें यहाँ पे कमी थी, यहाँ वृद्धि बता दी। तो 2 तरीके मैंने बताए थे, लेकिन हम तरीका कौन सा करेंगे, जो संख्या मानने वाला। जैसे 5/6 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, तो संख्या मैंने 30 मान ली। अब उसमें 5/6 का गुणा किया जाए तो क्या आएगा, 6×5 = 25 आएगा। अब फिर 30 में 6/5 से गुणा किया जाए क्या आएगा, 36 आएगा। तो परसेंटेज वृद्धि पूछी तो कितने का वृद्धि हुई, 11 की। परसेंटेज वृद्धि क्या होती है, 11/25 गुणित 100 हो जाएगी, 25 चौके 100, यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। तरीका देखें, बार बार देखें, नहीं समझ में आए तो रोक रोक के देखें, तरीका समझें, उसके बाद चीज़ें कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले एक सवाल में क्या था, उसमें गुणा गुणा कर रहे थे। इसमें क्या है, इस सवाल में कि एक विद्यार्थी ने किसी भिन्न को 6/7 से गुणा करने के स्थान पर 6/7 से भाग कर दिया, तो परिणाम 13/70 अधिक आया। देखो, अगर अधिक आएगा, एक चीज याद रखना, अधिक आया तो भिन्न बताइए। माना एक संख्या थी, भिन्न थी, उसने 6/7 से गुणा किया, 6/7 से गुणा किया। अब उसने क्या किया, के स्थान पर 6/7 से भाग कर दिया। तो जब अधिक आएगा ना, तो जो भाग वाला होगा उसको पहले रखेंगे, क्योंकि अधिक आ रहा है तो भाग वाला ही अधिक होगा, इसीलिए तो x में 6/7 से भाग दे दिया। तो क्या आया, 13/70 अधिक आया। खत्म सवाल, सॉल्व कर लो। 7 ऊपर चला जाएगा, 7x/6 नीचे आ जाएगा, माइनस 6x/7 ये है, बराबर 13/70। 7×7 = 49, 6×6 = 36, 49 में से 36 गए, 13x/42 बराबर 13/70। 13 से 13 कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 42/70। x बराबर आ जाएगा 42/70। कट रहा हो तो काट दो, 7 से काट दो, 7×6 = 42, 7×7 = 2 से काट दो, 2×3 = 6, 2×5 = 10, यानी 3/5 भिन्न आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इस सवाल को मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना, आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे इसका ये भी तरीका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज को मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको 3 लाइन में आंसर ना निकाल दिया, 3 से चौथी लाइन नहीं होगी, तब आप हमसे कहिएगा, गिन के रख लीजिएगा। मुश्किल से 6 अंक लिखेंगे और हो जाएगा सवाल। लिखा क्या है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,462 रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। बताइए शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। खत्म सवाल। पढ़िए क्या लिखा, 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा, यानी कुल वस्तु कितनी नहीं होंगी, 5 नहीं होंगी। उनमें से 2 वस्तुओं को कितने % लाभ पे बेचता है, 2 वस्तुओं को बेचता है 13% लाभ पर। शेष वस्तु कितनी बची, 3 को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल 5%, कुल 19% का लाभ हो। 19×5 = 95। देखिए सवाल को, क्या लिखा है, 2/13 मतलब 5 थी कुल, उसमें से
2 को 13% लाभ पर बेचा तो 3 को x% लाभ पर बेचेगा तो कितना आएगा 95, यानी 3x बराबर क्या आ जाएगा 95 माइनस 26, x बराबर क्या आ जाएगा 15 में से 6 गए 9 बचे 3, 69/3, यानी 23% लाभ पर बेचे शेष वस्तुओं को तो उसको 19% का लाभ हो। है धमाकेदार सवाल। मैं बोल रहा हूँ आप सवाल को तरीके देखें, ये कोई कहेगा एमटीएस का सवाल है भाई। आपको मैंने कहा था मैथमेटिक्स एक अलग स्तर से अलग तरीके से बताऊंगा, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप कभी कभी नोटिस भी करते होंगे, मैं अपने खुद के बनाए हुए अपने हाथ के नोट से बना रहा हूँ और वही मैं दे रहा हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं जिसका रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, वो यही क्वेश्चन है, इन्हीं का रिवीजन करता हूँ और इन्हीं का दे के आता हूँ एग्ज़ाम में, और बाकी आपकी मर्जी है, समझदार हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, सेम क्वेश्चन है बस डिजिट चेंज हुई है, सेम टू सेम इसकी पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। बताइए शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। वही अपना रामबाण तरीका, 2/5 हिस्सा कुल था, 2/5 हिस्से को देता है तो 5 कुल हिस्सा होगा। अब उसमें क्या लिखा, 2/5 हिस्से में 2 को बेचा है 15% लाभ पर, यानी 30 में बचा कितना 2 और 5 में से 3 को, 3 को कितने % लाभ पर बेचे, x पर बेचे कि उसे कुल 5 पे कितने % का लाभ हो, 10 का लाभ हो, यानी 50 का। खत्म सवाल। यानी क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से 3x बराबर क्या आ जाएगा, इसका निकालना ना बीच जो शेष वस्तुओं का, तो 50 में से 30 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 20 बचेंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20/3, 6 सही 2/3% की लाभ पर बेचे अगर शेष वस्तुओं को तो उसे कुल वस्तुओं पर 10% का लाभ होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है। बताइए शेष वस्तुओं को कितने % लाभ या हानि पर बेचे। इसमें लाभ नहीं है, इसमें पता चलेगा जो भी वैल्यू आएगी उससे कि लाभ या हानि पर बेचे कि कुल उसे 10% का लाभ हो कुल वस्तुओं पर। कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका अपना 3/7 है, 3/7 हिस्सा है, यानी 3/7 में 3 हिस्से को बेचा उसने 30% लाभ पर, बचा कितना 4 हिस्से को x पे बेचे तो 7 को कुल पे कितने बेच रहा है 10 पे, तो 70 हो रहा है, यहाँ 90 हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 90 था 70 हो रहा है, यानी कमी हो रही है, यानी 4x बराबर क्या आ जाएगा 90 में से 70 क्या 20, तो x बराबर क्या आएगा 5। ये क्या होगी, कमी होगी 5% की। शेष वस्तु पर 5% की कमी की जाए तो कुल उसे 10% का लाभ होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और 10% और शेष हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा। कुछ नहीं है, वही अपना सिंपल तरीका अपनाइए। 1/4 है, यानी 1/4 हिस्सा का एक हिस्से को बेचा है कितने पे 30% लाभ पर, और शेष वस्तुओं को तो शेष कितनी होंगी, 1 में से 4 गए 3, 3 को कितने पे बेचा है 10% लाभ पर, तो कुल यानी 4 को कितने पर बेचे 30 30 60, यानी x बराबर 15%। खत्म सवाल। इतने में आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूं कि 1/4 में 1 को बेचा 30 के लाभ पर, 30 बचा कितना 1 और 4 में से शेष हिस्सा 3 बचा ना, इसमें क्या लिखा, और शेष वस्तुओं को तो 1 में 4 थी, कुल में 1 का 30 हो गया तो शेष 3 का 10 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 का मान क्या दिया है 4x, टोटल का पूछा है x कितने पे होगा 5% 15% लाभ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बताइए कुल वस्तु सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ हुआ। तो भैया क्रय मूल्य जानते हैं आप, अगर 10 रुपये क्रय मूल्य है यानी जिस पे आपने वस्तु खरीदी, तो अब दुकानदार ने जितने की खरीदी है उतने ही पे अगर वो बेच देते यानी, तो उसको मान लो, देखो आपको तरीका बताते हैं। 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्सा में 3 हिस्से को तो बेचा उसने कितने % पे, 20% लाभ पे। शेष कितना हुआ, एक को किस पे बेचता है, क्रय मूल्य पर यानी 0 पे, क्योंकि जितने की खरीदी उतने में बेची तो 0% लाभ पे बेचा, तो कुल उसे कितने % का लाभ होगा, x का, यानी 0 को गुणा 0 में तो 4x बराबर 60, यानी x बराबर कितने % का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। 3/4 था, 20% लाभ पर बेचा, जिसमें से 3 हिस्से को बेचा 20% लाभ पर, शेष को बेचा, शेष क्या होगा, 4 कुल था, 4 में से 3 गया, 1 बचा, एक को बेचा क्रय मूल्य पर। अगर जितने में खरीदी जितने में बेची तो लाभ कितना होगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 4x बराबर 60, x मानेंगे ना कुल को, तो x कितने % पे होगा, कुल वस्तुओं पर लाभ, सभी वस्तुओं पर लाभ 15% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष भाग 10% पर निवेश किया, तो उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है। तो पूंजी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को जो जैसा कहा जाए वैसा ही करते रहें तो आपको सवाल सिंपल तरीके से आ जाएगा। 1/3 भाग है, 1/3 भाग कितने % पर, 7% पर। 1/4 भाग है कितने % पर, 8% पर। प्लस शेष भाग, तो एक में से अगर 1/3 प्लस 1/4 घटा दिया जाए तो क्या आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस 3 को 12, 4 × 12 यानी 5/12 आ जाएगा। तो शेष कितना, 5/12 को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, तो 561 प्राप्त होता है। ये सवाल था। ये जो परसेंटेज लगा ना, इसको हम हटा देंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/3 प्लस 8/4 प्लस 5/12, 50/12। जो परसेंटेज था उसका गुणा करेंगे तो 1/100 आ जाएगा बराबर 561। अब यहाँ 12 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 4 × 7 = 28 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 50 यानी क्या जाएगा, 8 × 4 = 12, 5 × 2 = 7, 2 × 9 = 10, 102/12 बराबर 561 × 100। ये 2 से कट रहा है 51 बार, ये 2 से 6 बार, 51 बार ये कट रहा है, ये 11 बार कट जाएगा। 51 कम 51, 51 कम 51, तो 6 का गुणा हो जाएगा, 11 × 6 = 66 और 2 0, तो उसकी कुल पूंजी 6600 थी। कुछ भी नहीं करना था, जो इसमें दिया था वो मैंने लिख दिया है, बराबर कर दिया, परसेंटेज हरा के 1/100 का गुणा कर दिया, ये ऊपर चला गया, आंसर निकाल दिया 6600। एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी के तरीके से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परसेंटेज में ये वाला क्वेश्चन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर की किसी भी परीक्षा में देखें ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और आपको तरीका आपको बहुत है करने के, लेकिन मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा। 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राहुल ने पहले 71 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए उसमें 40% उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो तो शेष 71 प्रश्नों में से कितने % सही उत्तर देने के लिए होंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। 142 कुल थे, 142 में
71 पहले अटेम्प्ट किए, 71 फिर अटेम्प्ट किए, यानी इनका रेशियो क्या है, 1:1। ठीक है, यानी पहले एक को उसने 40% पर 40% उसने सही उत्तर दिए पहले एक के। ठीक है, दूसरे एक के वो कितने परसेंट उत्तर सही दे, कितने परसेंट उत्तर सही दे कि उसको टोटल 60% यानी 120, टोटल 60% उसका ग्रेड आए, टोटल 120 आ जाएगा। तो 60 में से 120 गए 80, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80% उसने दिए हैं। जो 71 क्वेश्चन थे दूसरे वाले, उसमें से 80% उसने सही आंसर दिए हैं, तो उसका जो टोटल ग्रेड है 60% है। इसके कई तरीके हैं, सबसे सरल और सहज तरीका इसका यही है। करने को तो आप बहुत कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लेवल से पेपर में आसानी से करने का यह सबसे इसका बेस्ट तरीका है। अगर आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और मैं इस वाली क्लास में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखें 16 वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया। 75% मतलब 3/4। कुल आय कितनी थी, 4, खर्च कितनी कर दी, 3। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, आय कितनी थी कुल 4, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 20% की। 4 आय थी, खर्च कितना है, 3। 3 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, खर्च में 10% की। तो बचत कितनी होगी, 1 की। बचत में क्या अंतर आएगा, कितने परसेंट का, x बराबर 50, यानी x बराबर कितने परसेंट का, 50% का अंतर आएगा। तरीके बहुत हैं, तरीका ऐसा करो जो 3 लाइन में आंसर ले आए। सवाल ऐसे ही आते पेपर में, तरीका बहुत है। मैं बार बार कहता हूँ, आपको लग रहा होगा छोटा सेटअप, दुनिया भर का ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट देखिए आप, 3 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप देखिए इनका लेवल। बार बार आपसे कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, उनको बताएं कि इस तरीके की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम पिछला सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है पिछले सवाल से, बस परसेंटेज का अंतर है। उसमें कुछ और परसेंट था, इसमें कुछ और है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 37.5% खर्च कर दिया। यदि उसकी आय और खर्च में 12% 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 37.5% है, 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 3/8, यानी जो 8 है ना वो आय है, क्या है, आय, और 3 जो है ना वो खर्च है। तो इन दोनों, इनका अंतर क्या होगा, 5, जो है बचत है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, आय और खर्च में, तो आय कितनी थी, 8, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की, और खर्च में 15% की वृद्धि हुई। खर्च कितना है, 3, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 15% की। तो आय में से खर्च गया, बचत कितनी है, 5, बचत में कितने परसेंट का, x% का। अब इनका गुणा कर दो, 12 8 96, 15 3 45, 96 में से 45 का कितना बचेगा, 12 8 96, 15 3 45, 1 51। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 51/5, यानी 10 सही 1/5% का अंतर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार और सवाल इसी तरीके का, जब तक बताएंगे जब तक आपको समझ में ना आएगा। एक व्यक्ति ने अपनी आय का, पिछली बार और परसेंटेज था, उसके पहले और परसेंटेज था। ये तीसरा सवाल है, सेम पैटर्न पर, कोई अंतर नहीं है, केवल परसेंटेज बदला है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सीजीएल मेंस में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 44 सही 4/9% खर्च कर दिया। उसकी आय और खर्च में 11% और 13% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, सेम उसी तरीके से 44 सही 4/9% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 4/9। अब ये 9 क्या है, आय है,
ये 4 क्या है, खर्च है, तो बचत कितनी होगी, 5। 9 इनकम है, 4 एक्सपेंडिचर है, तो 5 सेविंग हो जाएगी। अब उसमें क्या कहा, इनकम जो है ना 9, उसमें 11% की वृद्धि, और एक्सपेंडिचर में 13% की, यानी एक्सपेंडिचर कितना है, 4, 13% की। तो जब इनकम इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो बचत कितनी होगी, 9 में से 4 गए 5, X% की वृद्धि मान लो, तो 9 में से 5 गए 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 47, तो x बराबर कितने आ जाएगा, 47/5, यानी पना 45, 9 सही 2/5% का अंतर आ जाएगा सेविंग में। कोई भी सवाल में नया नहीं है, सेम 2 सवाल ऐसे बता दिए, तीसरा सवाल है 9 सही 2/5% का अंतर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं एक बार फिर से उसी टाइप का। एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपये है, वह अपनी आय का 9,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से टोटल आय कितनी थी, टोटल आय टोटल आय कितनी है, 13,500 है कि नहीं है। खर्च कितना कर रहा है, 9,000। 1 1 1 1, 15 से काट दो, 15 6 का 90, 15 90 135, 2 से काट दो, 3 3 दूनी 6, 3 से 3 त्रिका 9, यानी 3 क्या है, आय है, 2 क्या है, खर्च है, तो सेविंग क्या होगी, 1 क्या होगी, बचत। खत्म सवाल पिछले तरीके से। अब क्या लिखा, आय में कितने परसेंट की वृद्धि, आय 3 थी, 3 क्या थी, जो 3 थी वो आय थी, आय खर्च बचत। 3 आय थी, 2 खर्च था, बचत कितनी होगी, 1। अब उसमें क्या लिखा, आय और खर्च में, आय में 14% की वृद्धि, खर्च में 7% की, तो 14 थी 42, 7 दूनी 14, तो बचत में कितनी हो जाएगी, X% का, तो 42 में से 14 गया 28, यानी X बराबर कितना परसेंट, बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा, 28% का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह अपनी एक कार खरीद सके। इस कार को 9 माह में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने % बढ़ानी होगी। मतलब 12 वर्ष में कार को खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि 9 माह में खरीदना चाह रहे हैं हम, तो बचत X/Y देख ले, इसमें क्या आएगा, 9/12, यानी 3 त्रिका 9, 3/4। बचत कितने % बढ़ानी होगी, 1। कितने %, 3 से 4 करनी, 1 सही, यानी 1 सही 1/3% बढ़ानी होगी, यानी 33 सही 1/3% उसको बचत को बढ़ाना होगा। 12 महीने में पहले लेना चाहता था, फिर 9 महीने में अगर लेगा तो उसका जो रेशियो आएगा वो 3/4 आएगा, यानी 3 पहले की, अगर वो पहले तरीके से लेता तो 3 थी बचत, अब उसको 4 करनी होगी, तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई, 3 से 4 हुई, 1 की वृद्धि हुई, 1/3 कर देंगे, 33 से 1/3%। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ और माह था, इसमें कुछ और माह है, सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन और बता दूं आप लोगों को। एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 माह में वह एक कार खरीद सके। मतलब कितने माह में, 16 माह में वह खरीद सके कार को। लेकिन अगर वो इसी कार को 14 माह में खरीदना चाहता है तो उसको बचत कितनी % बढ़ानी होगी, X/Y निकाल लो, 14/16, 14 थी 16 निकालना है, यानी 2 से काट भी सकते हो, 7 से 8, तो बचत कितनी बढ़ानी होगी, 1। कितने % होगा, 1/7 × 100,
यानी 14 सही 2/7% उसको बचत बढ़ानी होगी, तब वो 14 महीने में खरीद पाएगा गाड़ी, 16 महीने की अपेक्षा। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ये जो सवाल है ना ये सीजीएल मेंस का है। आपको इस तरीके से मैं क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा ना, आप कहेंगे क्या कमाल कर दिया सर आपने। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6%, महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या टोटल कितनी है? 5000 है। यहाँ मेल हो गए, यहाँ फीमेल हो गए। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 6% की, और फीमेल में 14% की। 6 + 8% लिख सकते ना हम इसको, जरूर लिख सकते। अगर 5000 का 6% देखेंगे तो कितना होगा? 5000 का 6% अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? 300 होगा ना, 300 लोग होंगे। अब इसमें क्या लिखा? गांव की जनसंख्या 5540 हो जाए। देखिए अब एक चीज, पहले कितनी थी जनसंख्या? 5000 थी, अब हो कितनी गई? 5540 हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 540 की वृद्धि हुई, हुई कि नहीं हुई? अगर मान लो पुरुष उतने ही परसेंट बढ़ते, महिला उतनी परसेंट बढ़ती, तो कितनी वृद्धि होती? 300 की। तो टोटल वृद्धि कितनी थी? 540। उसमें से हम अगर 300 घटा दें तो ये 240 जो आएगा ना, वो क्या आएगा? एक्स्ट्रा 8% जो महिलाएं हैं, यानी 8% जो महिलाएं हैं ना, 8% फीमेल, उसकी वैल्यू 240 है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 30। यानी टोटल महिलाएं कितनी होंगी? 100 पे निकालते हैं, यानी 3000 महिलाएं होंगी टोटल। अगर 3000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? फीमेल 3000 है तो पुरुष कितने होंगे? मेल होंगे 5000 थे कुल, 3000 महिलाएं हैं तो 2000 मेल होंगे। इसको जोड़ी ब्रेकर मेथड बोलते हैं। सीजीएल मेंस में सवाल आता है, जोड़ी ब्रेकर नाम से इसको बोला जाता है। इससे सरल तरीका आपको कोई बता नहीं सकता है, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। 5000 कुल जनसंख्या थी, 5400 वृद्धि हुई। अगर 5400 टोटल वृद्धि हुई, मतलब कितनी वृद्धि हुई 5000 से? 540 की। तो 540 जो है ना, ये मेल भी है फीमेल भी है। कितने परसेंट वृद्धि? 6% मेल, 14% फीमेल। अगर कुल 6% अगर दोनों में वृद्धि करते तो कितनी परसेंट की वृद्धि होती? कितनी वृद्धि होती? 300 लोगों की। तो मैंने 300 कम कर दिए, यानी इसमें से 6% मेल निकल गए, फीमेल निकल गए। कुल कितने बचे? 240। तो और कितना एक्स्ट्रा बची? फीमेल 8% बची ना, तो 8% महिलाओं जो है 240 के बराबर है। तो एक 30 की, तो 100 3000 के, यानी महिलाओं की संख्या 3000 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? मेल वुमेन फीमेल 3000 थे, तो मेल कितने होंगे? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन, डिजिट चेंज हुई है। अब गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है, और पुरुषों में अब गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है, और वृद्धि कितनी हो रही पूरी जनसंख्या में? 4352 हो रही है, यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई? 352 की वृद्धि हुई। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? 4000 में अगर मेल देखा जाए और फीमेल देखा जाए, तो मेल में कितने परसेंट की? 8% की वृद्धि हुई। फीमेल में कितने परसेंट की? 10% की हुई, यानी 8 + 2% की। अगर 8 ही % की वृद्धि होती तो कितने परसेंट होता? 4000 का 8%। 4000 का 8% कितने परसेंट होता? कितने होता? 320 होता कि नहीं होता? अगर केवल 8% मेल होता, 8% फीमेल की वृद्धि होती, तो कितनी वृद्धि होती? 320 की। अगर इसमें से 320 घटा दें तो ये जो 32 आया ना, ये एक्स्ट्रा 2% की वैल्यू है, यानी जो 2% महिलाएं हैं उनकी वैल्यू 32 है, यानी 2% फीमेल की जो है ना उनकी वैल्यू 32 है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 16। परसेंटेज हटाएंगे कुल कितना आ जाएगा? यानी 1600 तो महिलाएं हैं। कितनी है? महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने होंगे? टोटल जनसंख्या कितनी थी? 4000, उसमें से 1600 महिलाएं घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 2400, यानी 2400 क्या है? पुरुष हैं। हर सवाल मैंने 2 से 3 2 2 3 3 तरीके से, एक मेथड के 2 2 3 3 सवाल बताए हैं।
अगर आपको समझ में आया है, आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगा। मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, 15-20 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस समय आपको, हर तरीके से हर लेवल के सवाल बता रहा हूँ। अगर आपको 1% भी समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये CGL CHSL दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें परसेंटेज आए, इस लेवल के सवाल बता रहा हूँ कि आपको हर सवाल आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और खूब शेयर इतना करें ताकि हमारे चैनल का भी ग्रो हो, लोग देखें। बहुत जल्दी आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड भी ला के दिखाऊंगा, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।